कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। दोपहर में जब डोरबेल बजी तब सर्वेंट ने जाकर डोर खोला। सामने आर्या थी और उसके साथ ही ताई जी और ताऊ जी भी थे। महिमा जी ने जब उन्हें देखा तो वो कुछ हैरान हुई। आर्या बेटा, ये सब क्या है? उन्होंने कहा। तब तक उनकी आवाज़ सुनकर उर्मिला जी और अंकेश जी भी आ गए। वो आज घर पर ही थे। आर्या जैसे ही उर्मिला जी को पैर छूने को हुई वो हट गई। पहले आप जवाब दीजिए हमारी बातों का, उन्होंने कहा। माँ साहब, बाबा साहब, पहले अंदर चलते हैं, उसके बाद बात। बस बहुत हुआ, आपने ही अपनी मनमानी की है, अंदर आने की ज़रूरत नहीं। आर्या, आप जानती हैं कि अरण्य की जो हालत हुई उसके जिम्मेदार यही थे, फिर भी आपने ये सब किया। आप इन्हें इस दरवाजे तक लेकर भी कैसे आई? अंकेश जी जोर से चिल्लाए तो उसने अपनी आंखें मींच ली। अंकेश, हम जानते हैं कि इनसे बहुत बड़ी भूल हुई है जिसकी माफ़ी इतनी आसान नहीं है, पर आप हमारी वजह से इस बच्ची को कुछ मत कहिए, ताई जी ने कहा। आप दोनों से तो हमें कोई बात ही नहीं करनी है भाभी साहब, उन्होंने नफरत भरे स्वर में कहा और एक नाराजगी भरी निगाह आर्या पर डाली। माँ साहब, आप समझाइए ना बाबा साहब को कि वो एक बार हमारी बात तो सुन ले, आर्या ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। क्या सुनना बाकी रह गया है आर्या? हाँ, आप बचपने में आकर कोई भी फैसला कर सकती हैं, पर अब हम नहीं। एक बार गलती हुई है, इन्हें माफ़ करके दोबारा फिर से वही सब नहीं दोहराना चाहते हम। उर्मिला जी ने आर्या की बात सुनकर कहा। हमने आपसे पहले भी कहा था बेटा कि कुछ चीज़ें कभी ठीक नहीं होती। आपने हमारी इतनी मदद की, वही बहुत है। अब आप अपने और परिवार पर अपने ध्यान दीजिए, ताऊ जी ने सिर झुकाते हुए कहा। नहीं ताऊ जी, हमने प्रॉमिस किया था ताई जी से कि हम आप दोनों को अपने साथ ही लेकर रहेंगे। आप हमारे साथ ही रहेंगे। आर्या के कहने पर उर्मिला जी की आंखें कुछ सिकुड़ी। दिमाग खराब हो गया है आपका, जो कुछ भी बोले जा रही हैं, उन्होंने गुस्से से कहा। नहीं माँ साहब, बहुत सोच कर ही कहा है हमने। ठीक है, फिर अगर आपकी यही जिद है तो आप भी सोच लीजिए, या तो आप इनका साथ ही दे लीजिए या फिर इस घर में और अरण्य से रिश्ता ही रख लीजिए। अंकेश जी के कहने पर आर्या ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। बाबा साहब ऐसे नहीं कह सकते। आप तो हमारा साथ देते हैं ना, और फिर इस बार हम परिवार के बारे में ही सोच रहे हैं, तो आप उमल जी और हमारे रिश्ते को दांव पर कैसे लगा सकते हैं? आर्या ने खुद को संभालते हुए अंकेश जी से सवाल किया। उर्मिला, हमारा फैसला नहीं बदलने वाला, समझा दीजिएगा आप इन्हें। और हाँ, अगर इन्होंने इन लोगों से रिश्ता रखने की बात भी की तो ये हमारे घर में इस हवेली में कदम भी नहीं रखेंगी। कहते हुए वो वहां से अपने रूम की तरफ बढ़ गए और आर्या बुत बनी खड़ी रही। उसका दिमाग काम करना बंद हो चुका था। उसके लिए अरण्य सबसे पहले था, पर एक वादा उसने ताई जी से भी तो किया था। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर खोली। आर्या, आप अंदर आइए, अभी सब गुस्से में है बेटा, आप आराम से सोचिएगा, महिमा जी ने आगे आते हुए कहा। नहीं चाची साहब, हम सोच चुके हैं। अब जब किसी को हमारी बात तक नहीं सुननी तो हम भी घर के अंदर कदम नहीं रखेंगे। हमने ताई जी को प्रॉमिस किया था और अब उसे निभाने का वक्त है। आई एम सॉरी, आर्या ने गंभीरता से कहा। आर्या, महिमा जी कुछ कहने को हुई कि उससे पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें घूरा। बस बहुत हुआ, अगर ये फैसला ले चुकी हैं तो हमारा भी फैसला वही है, उर्मिला जी ने कहा तो आर्या एक गहरी सांस भर कर ताई जी और ताऊ जी की तरफ देखा। आप चलिए हमारे साथ, उसने कहा। आर्या बेटा, आप समझिए, आपको हमारी वजह से अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए, ताऊ जी ने उसे समझाना चाहा, पर उसने उनकी नहीं सुनी और उन दोनों के साथ वहां से चली गई। शाम में जब अरण्य घर आया तो अंकेश जी उसे कुछ गुस्से में दिखे और रूम में जाने की बजाय हाल में ही बैठ गया वो। माँ साहब, एक कप चाय बना दीजिए, सिर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, उसने बैठते हुए कहा, जिस पर उर्मिला जी सिर हिलाते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। चाची सा, आर्या, वो तो आ गई होंगे ना, रूम में है क्या? अरण्य ने अब महिमा जी से कहा, लेकिन उनको कोई जवाब देने से पहले ही इस बार अंकेश जी बोल पड़े। जिनकी आपको इतनी फिक्र है ना, उन्हें आपसे ज़्यादा बाकी सबकी परवाह है। बाबा साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? उसने कुछ कंफ्यूज होते हुए सवाल किया।
क्यों, आपको अब तक नहीं पता चल पाया क्या? उन्होंने ताने भरे स्वर में कहा तो वो जैसे और उलझ सा गया। चाची सा, आप ही बताइए क्या हुआ है ऐसा जो बाबा सा को हमें ही सुनाना है? अरण्य ने अब महिमा जी के सामने आते हुए कहा। तो उन्होंने एक एक करके अरण्य को सारी बात बता दी। सब सुनकर अरण्य एक पल को ब्लैंक सा हुआ और उसे अब समझ आया कि आर्या उससे क्या छुपा रही थी। उसने कहा भी तो था कि 1-2 दिन में उसे सब पता चल जाएगा, पर ऐसा कुछ होगा इस बात का अंदाजा उसे भी नहीं था। कहिए, अब भी कुछ कहना है आपको उनकी ओर से? अंकेश जी के कहने पर अरण्य कुछ पल को चुप हुआ। बाबा साहब, आपका गुस्सा जायज़ है, लेकिन अगर वो कुछ कर रही थी, उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया तो उसके पीछे भी कोई वजह ज़रूर रही होगी। अरण्य अपनी बेटू को गलत कैसे समझ सकता था? तो वो यहाँ भी उसके लिए ही बोल रहा था। बिना पूरी बात जाने भी उसे अपनी आर्या पर भरोसा था। आपका तो दिमाग ही खराब हो गया है, जो उस लड़की के आगे आपको कुछ दिखता भी नहीं, अंकेश जी ने उसे सुनाया। अरण्य भी एक भी पल वहां न रुककर रूम में आया। उसने वहां आते ही आर्या को कॉल करना शुरू किया। दूसरी बार में उसने कॉल रिसीव किया। कहाँ हैं आप? दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही अरण्य ने सवाल किया। उमल जी, हम गलत नहीं हैं। है कहाँ आप, ये बताएंगी मुझे? उसने इस बार अपनी आवाज़ में कुछ सख्ती लाते हुए पूछा। अरण्य के पूछने पर अब आर्या ने उसे एक एड्रेस बताया, जो सुनकर अरण्य ने कॉल कट कर दिया। उसने अपना ब्लेज़र उतारा और गाड़ी की कीज उठाते हुए तेज रफ्तार से घर से बाहर निकल गया। करीब आधे घंटे बाद उसने एक 2 BHK फ्लैट के सामने अपनी गाड़ी रोकी और डोर ओपन करके बाहर आया। उसने डोरबेल बजाई तो आर्या ने दरवाज़ा खोला। उमल जी, आप आ गए। हमें पूरा यकीन था कि कोई समझे हमें या ना समझे, पर आप ज़रूर समझेंगे अपनी बेटू को। वो उसे देखते ही दौड़कर उसके सीने से लिपट चुकी थी। आर्या, बच्चा, कहते हुए अरण्य ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा। आप समझाइए ना बाबा साहब को, उन्होंने तो हमारी बात भी नहीं सुनी और हमें आपसे और पूरे परिवार से दूर होने को कह दिया। वो सिसकते हुए उससे शिकायत किए जा रही थी। बस बेटू, ठीक है सब, हम हैं आपके साथ। वो उसे खुद से अलग करके उसकी गीली पलकों को साफ करते हुए बोला और उसके साथ अंदर आया। ताई जी और ताऊ जी रूम में थे। बेटू, प्यास लगी है, पानी मिलेगा? अरण्य ने कहा तो उसने सिर हिलाया और जल्दी से उसके लिए एक गिलास पानी ले आई। अरण्य ने पानी पिया और ग्लास टेबल पर रख दिया। बेटू, ऐसी क्या बात हो गई जिसके लिए आपको हमें छोड़कर किसी और को चुनना पड़ा? अरण्य ने गंभीरता से कहा तो वो उसके पास ही बैठ गई। आपसे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है उमल जी, और आपके अलावा अगर हमने कुछ चुना है तो बस इसलिए क्योंकि हमें हमारे उमल जी पर पूरा भरोसा था कि दुनिया चाहे हमें गलत कह ले, पर आप हमारा साथ नहीं छोड़ सकते। उसका ये भरोसा अरण्य के चेहरे पर हल्की मुस्कान ले आया। उसने आर्या का हाथ थाम लिया और उसे आगे बोलने का इशारा किया। जब हम कैंप पर गए थे तभी हमें एक दिन अनजान नंबर से कॉल आई थी, और जब हमने रिसीव किया तो पता चला वो ताई जी थी। वो बहुत रो रही थी। उन्होंने हमें बताया कि ताऊ जी जेल में हैं और उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्हें ब्लड कैंसर है। वो चाहती थी कि बाबा साहब केस वापस ले लें, पर बाबा साहब बात ही नहीं सुनना चाहते थे उनकी, और उन्होंने हमसे हेल्प मांगी। तब हमारे एक फ्रेंड गौरव, जिसकी कॉल उस रात भी आई थी और वो होटल में भी आपने उसे देखा था, उससे बात की। वो लॉयर है, उसने ही ताऊ जी को जेल से बेल दिलाई उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स के बेसिस पर। ताई जी अकेली थी और ताऊ जी की कंडीशन जैसी थी उसमें उनकी देखभाल के लिए परिवार चाहिए था, और हमने उनसे वादा किया था कि हम सब ठीक कर देंगे, उन्हें इस हालत में अकेले नहीं छोड़ेंगे। उमल जी, हम मानते हैं उन्होंने बहुत कुछ गलत किया है, जिसकी सज़ा भगवान जी उन्हें दे रहे हैं। उनके पास बस गिने चुने दिन बचे हैं ज़िंदगी में। आप भी बताइए ना कि ऐसे में हमें उनका साथ देना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, या फिर उन्हें सबसे अलग कर देना चाहिए? उन्हें अपने किए का बहुत गिल्ट है और ये उनकी आंखों में साफ नज़र आता है। हमें लगा था हमारे बताने पर हर कोई हमें समझेगा, पर बाबा साहब ने तो हमें ही वहाँ से निकाल दिया, आपसे दूर कर दिया। कहते हुए उसकी आवाज़ भर आई। चलिए घर चलते हैं अब, अरण्य ने अब बैठते हुए कहा तो वो उसे देखने लगी।
उमल जी, आपको हमने इतना कुछ बताया और आप हैं कि ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, वो हैरान सी बोली। तो और कैसे रिएक्ट करना चाहिए, आपको घर नहीं लौटना क्या, वो उठते हुए बोला। उमल जी, उसने धीरे से कहा, जिस पर अरड़े ने उसके गाल पर प्यार से हाथ रखा। आप बहुत मासूम हैं, हर फैसला दिल से ले लेती हैं। हम जानते हैं कि अब आपने जो सोच लिया है वही करेंगी, पर अगर आप चाहें तो हमारे साथ अभी घर चल सकती हैं। ताऊ जी के लिए हम नर्स रख देंगे और फिर बाबा साहब को मनाने के बाद हम इन्हें भी हवेली ले आएंगे, वो उसे समझाते हुए बोला। पर ये ऐसे ताऊ जी को छोड़कर जाना हमें ठीक नहीं लगता। हम जानते हैं कि आप सब ठीक कर देंगे। आप बाबा साहब से बात करके उन्हें मना लीजिए, उसके बाद ही हम भी आएंगे। पर आर्या, आपको ऐसे अकेले, हम अकेले कहाँ हैं उमल जी, आप हैं तो हर वक्त हमारी परछाई की तरह हमारे साथ। आर्या ने अपने गाल पर रखे उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। अरण्य अब कुछ देर वहां रुककर हवेली चला गया था। उसने रास्ते में ही अपने आदमियों को ताऊ जी पर निगरानी रखने को कह दिया था और अपनी जान पहचान की एक वेल ट्रेंड नर्स भी वहां भेज दी थी, ताकि वो सब कुछ पता कर सके, ये जान सके कि ताऊ जी सच में बीमार हैं या नहीं। कहीं इस बार आर्या को तो मोहरा नहीं बना रहे हैं। अरण्य अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, खासकर आर्या को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं। आ गए आपको जरा भी तसल्ली नहीं है ना, हमें पता था कि आप कहाँ गए होंगे। अरण्य जैसे ही घर आया, उर्मिला जी ने कहा, रात के 9 बज रहे थे इस वक्त। आप हमें हमसे भी बेहतर जानती हैं, मासा जो है आप हमारी, वो मुस्कुराकर बोला। बस बातों में मत फंसाइए आप हमें, आपके साथ भी नहीं आई ना वो। उनके पूछने पर अरण्य कुछ नहीं बोला। दिमाग खराब हो चुका है इस लड़की का, आपकी ऐसी हालत बस उनकी ही वजह से हुई है और वो उन्हें ही सपोर्ट कर रही है, खुद का भी ख्याल नहीं कि कहीं उन्हें तो कोई नुकसान ना पहुंचा दे वो। नहीं मासा, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी नज़रें हर तरफ है और आर्या का कहना है कि ताऊ जी को वो अपनी बात पूरी करता कि उससे पहले ही उर्मिला जी बोल पड़े। अब आप अपनी बीबी के वकील मत बनिए, हमारे सामने हाथ मुंह धो लीजिए, हम आपके लिए खाना लेकर आते हैं। कहते हुए वो अरण्य की सुने बिना ही वहां से चली गई। अगली सुबह अरण्य अपने बाबा साहब से आर्या के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा था। ब्रेकफास्ट के बाद वो उनके साथ हाल में बैठा था। बाबा साहब, कहिए, ऑफिस नहीं जाना क्या आज आपको, उन्होंने कहा। जाना है पर थोड़ा लेट, आपसे कुछ बात करनी थी। अंकेश जी ने कहा। बाबा साहब, आर्या ने ताऊ जी का साथ दिया, उन्हें उस वक्त ज़रूरत थी। आप बस तरफदारी ही करते रहिएगा उनकी, कभी गलत दिखी हैं आज तक वो आपको, अंकेश जी ने उसे सुनाया तो एक पल को लिए अरड़ झेप सा गया। बाबा साहब, जब वो गलत होती हैं तब गलत ही कहते हैं हम, पर इस बार वो सही हैं, वो हमारे परिवार को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। और रही बात ताऊ जी को, तो उनकी तबीयत खराब थी, उन्हें ब्लड कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज, जिस वजह से आर्या बस उनकी हेल्प करना चाहती थी। वो चाहती हैं कि आखिरी समय पर उनका परिवार उनका सहारा बने। अरण्य ने इस बार अपनी बात पूरी की तो अंकेश जी को तो जैसे उसकी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। क्या कहा आपने? सही ही सुना है बाबा साहब आपने, ताऊ जी को ब्लड कैंसर है, अरण्य ने दोबारा से कहा। उन्होंने कह दिया और आपने यकीन कर लिया? अरण्य बेटा, उनके ऊपर यकीन करने की गलती एक बार कर चुके हैं हम, जिसकी कीमत आपकी जान रही, और अब हम अपने परिवार के किसी सदस्य को मुसीबत में नहीं देखना चाहेंगे। बाबा साहब, हम आपका डर समझ रहे हैं, पर इस बार बिना बात समझे हम ये सब नहीं कह रहे हैं। और फिर आर्या भी हमसे दूर रहेंगी तो हर वक्त चिंता लगी रहेगी कि पता नहीं वो ठीक है या नहीं। हम जानते हैं कि आपको भी फिक्र है ताऊ जी की, बस जता नहीं रहे हैं। अरण्य ने कहा तो राकेश जी भी वहीं थे। अरण्य की बात सही है भाई साहब, कुछ भी हुआ हो पर वो हमारे बड़े भाई हैं और उन्हें इस कंडीशन में छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। हाँ, उन्होंने जो किया उसके बाद उन पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है, पर हम पूरी तरह से उन्हें नज़रअंदाज भी तो नहीं कर सकते ना। राकेश जी ने भी अपनी बात पूरी रखी। ताऊ जी बड़े भाई थे उनके, तो फिक्र होना तो लाजमी था ही। अगर तुम्हें भी यही ठीक लगता है तो ठीक है, करिए आप लोग अपने मन की, उन्होंने कहा और अपनी जगह से उठकर चले गए। अरण्य ने अब राकेश जी की तरफ देखा। नाराज नहीं है भाई साहब बहू से, बस उन्हें अपनी फिक्र जताना नहीं आ रहा।
आप आज शाम को बहू और भाई साहब भाभी साहब को भी ले आइएगा जाकर, कुछ नहीं कहेंगे आपके बाबा साहब, राकेश चाचा ने उसे समझाते हुए कहा तो उसने सिर हिलाया। इधर आर्या भी सारा काम करने के बाद हॉस्पिटल के लिए रेडी हो रही थी, तब उसे ताई जी की आवाज़ सुनाई दी। आर्या, आर्या बेटा इधर आइए। ये ताई जी इतनी तेज आवाज़ में क्यों बुला रही हैं? बोलते हुए उसने कॉम वहीं रखा और भागकर उनके रूम में आई। क्या हुआ ताई जी, आपने हमें ऐसे बुलाया? आर्या, आपके ताऊ जी को खून की उल्टियाँ हो रही हैं, हमारा जी बहुत घबरा रहा है बेटा, आप कोई दवा दीजिए इन्हें या फिर हॉस्पिटल ही लेकर चलते हैं, उन्होंने घबराए स्वर में कहा। आर्या ने ताऊ जी की तरफ देखा जो बेड पर बैठे थे, उनका चेहरा मुरझाया हुआ था, वो टॉवेल से अपना मुंह साफ कर रहे थे। आप परेशान मत होइए ताई जी, हम करते हैं कुछ, कहते हुए आर्या ने ड्रॉर ओपन किया और उसमें से ताऊ जी की सारी मेडिसिन देखने लगी। फिर उसमें से ही इंजेक्शन रेडी करके ताऊ जी को इंजेक्शन लगाया। ताऊ जी, आपको अब इससे कुछ आराम मिलेगा, बाकी हम बस रेडी हो जाएं, उसके बाद आपको लेकर हॉस्पिटल चलते हैं, आर्या बोली। आप अपना काम करिए बेटा, हम चले जाएंगे, उन्होंने कहा। आप अकेले क्यों जाएंगे, हम आपके लिए ही तो आपके साथ रुके हुए हैं और आप हमसे हमारा अधिकार नहीं छीन सकते, वो नौटंकी करती हुई बोली, जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराए। अब उन्हें समझ आ रही थी ये लड़की जो बिना किसी स्वार्थ के अपने पति तक को छोड़कर उनके साथ खड़ी थी, वो भी तब जब कोई भी उनके साथ नहीं था, उनका परिवार भी नहीं। आर्या ने ताई जी को ताऊ जी का ख्याल रखने को कहा और फिर अपने रूम में आकर रेडी हुई। इसके बाद उसने अपने हॉस्पिटल के कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिस्टर तिवारी को कॉल करके ताऊ जी की कंडीशन के बारे में बताया और उन्होंने जो कहा वो सुनकर आर्या का चेहरा उतर चुका था, माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी थी। बस 1 हफ्ता या 10 दिन है ताऊ जी के पास और हम ये बात ताई जी से या बाकी सबसे कैसे कहेंगे? हमें लगा था हम सबको साथ तो कर सकेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया हमसे, कुछ भी नहीं, कहते हुए उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया। समझ नहीं आ रहा था कि वो अब आखिर करे भी तो क्या करे। डॉक्टर से सब जानने के बाद भी वो ताऊ जी को हॉस्पिटल लेकर गई थी और जब वो शाम को घर आई तो अरण्य को देखकर उसे कुछ हिम्मत सी मिली। ताऊ जी को देखकर अरण्य जो सोफे पर बैठा था वो भी उठकर खड़ा हुआ। अरण्य बेटा, ताऊ जी के मुंह से निकला तो अरण्य ने आर्या की तरफ देखा जिसने उसे आंखों के इशारे में पास आने को कहा। अरण्य अब चलकर उनके पास आया और उनके पैर छूने को झुका कि उन्होंने उसे कंधे से पकड़ लिया। नहीं बेटा मत करिए, इस सम्मान के अधिकारी नहीं रहे अब हम, कैसे उन हाथों से हम आशीर्वाद देंगे आपको जिन हाथों ने कभी आपकी अपने बच्चे के ही जान लेनी चाहिए। उनकी आवाज़ में जो तकलीफ थी वो उनकी आंखों में बयां हो रही थी। पुरानी बातों को मत याद कीजिए जो आपको और तकलीफ दे, अभी आपकी तबीयत खराब है, आप स्ट्रेस लेंगे तो और भी प्रॉब्लम होगी, अरण्य ने कहा और उन्हें सहारा देते हुए सोफे पर ले जाकर बैठाया। आर्या तब तक उनके लिए और अरण्य के लिए पानी ले आई थी। हम आपके लिए चाय कॉफ़ी, आर्या ने अरण्य से पूछना चाहा तो उसने इनकार में सिर हिलाया और उसे पैकिंग करने को कहा। ताई जी, आप भी अपनी और ताऊ जी की पैकिंग कर लीजिए, आप दोनों भी हमारे साथ ही हवेली चल रहे हैं, अरण्य ने कहा। पर बेटा हम वहाँ कैसे? नहीं, अंकेश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, आप आर्या को लेकर जाइए, हम तो इन्हें ही समझाकर थक चुके हैं, पर यह है कि हमारी बात ही नहीं सुनती, ताई जी ने कहा। और हम आज भी नहीं सुनेंगे, आप जल्दी से चलकर पैकिंग कीजिए वरना हम भी नहीं जाने वाले, आर्या ने अपने ही अंदाज में कहा। अरण्य समझाइए आप इन्हें, वो अपने आगे हमारी भी नहीं सुनती, आप देख लीजिए कैसे संभालना है इन्हें, वो मुस्कुरा कर बोला। और फिर आर्या की जिद के आगे कहाँ कभी कोई जीता है। वो लोग वहाँ से हवेली के लिए निकल गए थे। अंकेश जी उनके आने पर रूम से बाहर नहीं आए थे, पर बाकी सब उनसे मिले थे और उन्हें गेस्ट रूम में भी छोड़ दिया था आर्या ने, और एक सर्वेंट को उनके सामान सेट करने को कह दिया था। रात को खाने के बाद वो आज अपने रूम में ही थी। आर्या चेंज करने के बाद भागकर बिस्तर पर आकर अरण्य की बाहों में समा गई। आई मिस्ड यू उमल जी, वो उसके गले में अपना चेहरा छुपाते हुए उसकी बियर्ड से खेलते हुए बोली। झूठ, अरण्य के कहने पर उसने अपना चेहरा ऊपर किया।
क्या अब आप ऐसे क्या देख रही हैं? हम सच ही तो कह रहे हैं। आपने कोई याद नहीं किया हमें, तभी तो चली गई थी और आज भी आपका आने का कोई इरादा नहीं था। ताई जी से कहा था ना आपने, वो शिकायत करते हुए बोला। ओह, तो हमारी उमल जी को जलन हो रही है? वो उसके गाल पर अपनी उंगलियां चलाते हुए मुस्कुराकर बोली। बेटू, क्या बेटू, आपने यार सच में क्यूटी हो हमारे, कहते हुए उसने कसकर पूरे दबाव से उसके गाल को चूम लिया। बस बहलाइए नहीं आप हमें, अरण्य के कहने पर उसने मुंह बनाया। आपको क्या बहलाना है, आप तो पहले से ही पहले हुए हो, कहते हुए वो उसकी टी शर्ट पकड़कर उसको अपने ऊपर खींच चुकी थी। क्या इरादा है आपका, वो अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला। आपको लेकर हमारा इरादा कभी ठीक होता ही नहीं है, वो अपने होठों को गोल करते हुए बोली, जिस पर अरण्य के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान आ गई थी। उसने अब आर्या के कान में कुछ फुसफुसाकर कहा, जो सुनकर उसका चेहरा तप सा गया और वो उसे अपने ऊपर से हटाने लगी। उसने अब हंसते हुए करवट ली और उसे अपने ऊपर ले लिया। बेटू, वो उसके बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए धीमे से बोला तो आर्या ने मुश्किल से अपनी पलकें उसकी तरफ उठाई। अरण्य ने अब उसे कुछ पल देखा और उसके होठों को अपने कब्जे में ले लिया। कुछ पल तक एक दूसरे को महसूस करने के बाद आर्या उसके सीने पर सिर रखकर आंखें मूंदे लेटी हुई थी और वो उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर रहा था। कुछ ही देर में आर्या सो चुकी थी, वरना तो कल वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुकी थी। आज वो अपने उमल जी की बाहों में थी, जो उसके लिए सबसे सेफ जगह थी। आप सोए नहीं अब तक? अंकेश जी, जो बार बार करवट बदलने जा रहे थे, उनके कंधे पर हाथ रखते हुए उर्मिला जी ने कहा। बस नींद नहीं आ रही, अंकेश जी ने बहाना बनाया। वजह तो आप भी जानते हैं ना, नींद ना आने की। आप कितना भी सख्त बन ले, पर हम जानते हैं कि आपको भाई साहब की बहुत परवाह है। तो आप एक बार उनको जाकर देख ही आइए ना। उनकी नज़रें भी आपको ही ढूंढ रही थी, लेकिन आप बाहर ही नहीं निकले, वो उन्हें समझाते हुए बोले। उर्मिला, चीज़ें इतनी आसान नहीं है हमारे लिए जितनी सबको लग रही हैं। हम भाई साहब की बहुत इज्जत करते थे, आज भी करते हैं, पर उन्होंने हमारे अरण्य को, हमारे बच्चे को जान से मारने की कोशिश की, हमारा सब कुछ बर्बाद करना चाहा और फिर हमने उन्हें जेल तक पहुंचाया। जो करने के बाद उनसे मिलने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही हमारी। वो इस हालत में थे और हमने उनके साथ इतना कुछ किया, फिर अंतर ही क्या रह गया? हम कैसे उनके सामने जाएंगे? आर्या तक को हमने घर से बाहर निकाल दिया था अपने गुस्से के चलते, उन्होंने पछतावे भरे स्वर में कहा और उठकर बैठ गए। आपने कुछ गलत नहीं किया, कोई और भी होता तो शायद वो भी यही करता। आप परेशान मत होइए और सुबह उनसे मिल लीजिएगा। अभी के लिए आराम करिए, उर्मिला जी ने कहा और उनकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ा दिया। अंकेश जी ने पानी के साथ अपनी बीपी की दवा खाई और फिर अपनी जगह पर लेटते हुए आंखों पर हाथ रख लिया। अगली सुबह ताऊ जी बगीचे में टहल रहे थे, तब उन्हें सामने से आते हुए अंकेश जी दिखे। भाई साहब, आप अकेले क्यों हैं? यहाँ किसी के साथ रहना चाहिए था आपको, उन्होंने आने के बाद कुछ झिझकते हुए कहा। अंकेश, आप चिंता मत करिए, हम जल्द ही चले जाएंगे। बच्चों की जिद ऐसी थी कि मना नहीं करते बना हमसे, और उन्होंने हमारी सुनी भी नहीं। वो ज़मीन को देखते हुए बोले। उनकी बात सुनकर अंकेश जी के चेहरे पर अजीब से भाव आ गुजरे। आपकी हवेली है, ये सब आपका है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब, उन्होंने कहा। अरण्य हमारे सबसे लाडले रहे, पर पुत्र मोह और ईर्ष्या में हम अंधे होते चले गए, जिसका नतीजा इस जानलेवा बीमारी के रूप में हमारे सामने है। आपकी दी हुई सजा ईश्वर को कम लगी थी। सच ही कहते हैं लोग, हर जन्म का हिसाब उसी जन्म में चुकाना होता है, तभी हमें हमारे कर्मों का फल मिल रहा है, ताऊ जी ने भर आए गले से कहा और खांसने लगे। खांसी के साथ उनके मुंह से ब्लड भी आने लगा था, जो देखकर अंकेश जी बुरी तरह से घबरा गए थे। आप बैठिए और ऐसा कुछ भी मत सोचिए, अंकेश जी ने उन्हें वहीं रखे झूले पर बैठाते हुए कहा और सर्वेंट को आवाज़ देकर पानी मंगवाया। वो तुरंत ही अपनी हैंकी निकालकर उनके मुंह के पास लगा ब्लड साफ करने लगे थे। उनकी फिक्र देखकर ताऊ जी की आंखें भर आई थी। उन्हें अब एहसास हो रहा था कि उन्होंने कितना गलत किया था सबके साथ। अरण्य, आपके बाबा साहब कहाँ गए? दिख नहीं रहे हवेली के अंदर, उर्मिला जी ने अरण्य से सवाल किया।
बाबा सा तो बाहर ताऊ जी के साथ हैं, आर्या ने वहां आते हुए मुस्कुराकर कहा। क्या सच में? अरण्य ने हैरान होकर पूछा। जी हम वहीं से आ रहे हैं, आप देखना उमल जी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा और वो दिन बहुत जल्द आएगा जब बाबा साहब और ताऊ जी के बीच के सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। आर्या भाई साहब ठीक हो जाएंगे क्या? उर्मिला जी के सवाल पर आर्या की मुस्कान सिकुड़ी, वहीं अरण्य का चेहरा भी कुछ गंभीर हुआ। नहीं मासा, इसके कोई चांसेस नहीं है, कहते हुए उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, जो सुनकर उर्मिला जी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। ताऊ जी की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। हवेली में आए उन्हें 1 हफ्ता गुजर चुका था और अब तो हालत ऐसी थी कि उनके गले से खाना भी नीचे नहीं उतर रहा था। अक्सर ही खून की उल्टियाँ हुआ करती थी, जो उनकी गिरती सेहत को दिखा रही थी। अब तो डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया था कि कुछ नहीं हो सकता। भाभी साहब, आप ये जूस भाई साहब को पिला दीजिए, नाश्ता तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, कम से कम यही कुछ असर करेगा, उनके शरीर में जाएगा तो। उर्मिला जी ने फलों का जूस बनाकर ताई जी के पास आते हुए कहा। उर्मिला, आप सब बहुत कर रही हैं उनके लिए, पर पता नहीं ईश्वर क्या चाहते हैं, उनकी गिरती सेहत देखकर तो हमारे भी गले से पानी की एक बूंद भी नहीं उतरती है, ताई जी ने भरे हुए गले से कहा। हिम्मत मत हारिए आप, ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा, आपकी ही तबीयत खराब हो जाएगी, उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रखकर समझाते हुए कहा। उन्होंने अपनी आंखों के कोर साफ करते हुए कहा और जूस लेकर रूम में चली गई। आर्या भी हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो रही थी। आप चल रहे हैं ना हमारे साथ? उसने अरण्य से पूछा। रेडी तो होइए पहले आप, अरण्य ने अपनी वॉच पहनते हुए कहा। आर्या को जाने कैसी थकान सी हो रही थी, वो अब आकर सोफे पर बैठ गई। अरण्य ने उसे देखा तो उसके पास आया। बेटू, अभी तो देर हो रही थी आपको और अब इतने आराम से बैठ गई। उमल जी, कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। तबीयत ठीक है आपकी? कहते हुए उसने उसके माथे से हाथ लगाया। फीवर नहीं है, थकान सी लग रही है, हमने तो सुबह से कोई खास काम भी थोड़ा नहीं किया है, पर अजीब सा लग रहा है, नींद सी छा रही है। एक काम करिए, आप आराम कीजिए। हॉस्पिटल? अभी आप खुद ठीक महसूस नहीं कर रही हैं तो कोई और काम कैसे करेंगी? बेटू आप आइए, चलकर लेट जाइए, हम आपके लिए फ्रूट्स लेकर आते हैं। आप बिल्कुल खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखती हैं अपना, वो लगभग उसे डांटते हुए बोला। उमल जी, आप हमें डांट रहे हैं? उसने बच्चों सा मुंह बनाते हुए कहा। आपकी आदतें ही बिगड़ती जा रही हैं तो डांट तो सुनेंगे ही ना। उमल जी, उसने मुंह फुलाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कह रहा, लेटिए आप, आपके साथ ही तो आराम मिलता है ना हमें, वो उसका हाथ थामते हुए बोली। पर हमें ऑफिस के लिए निकलना था बेटू, फिर हम भी हॉस्पिटल जाएंगे। उसके कहने पर अरण्य उसे घूरता हुआ उसके पास बैठा तो वो खुश होकर उसकी गोद में सिर रखकर लेट गई। कुछ देर बाद जब आर्या सो गई तब अरण्य ने उसे बाहों में उठाया और लाकर बिस्तर पर आहिस्ता से लिटाते हुए उसके सिर को चूम लिया। इसके बाद वो ऑफिस ड्रेस चेंज करके बाहर निकला ही था कि उसे सामने से महिमा जी आती हुई दिखी। अरण्य बेटा, अभी तक आप रेडी नहीं हुए, आपको जाना नहीं है क्या आज ऑफिस? नहीं चाची साहब, दरअसल आर्या की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी तो हम भी रुक गए, उसने जवाब दिया। क्या हुआ उन्हें? बस ऐसे ही थकान सी हो रही थी और सिर घूम रहा था, अब सो रही हैं, हो सकता है कुछ देर में थोड़ी ठीक हो जाएं। नहीं ठीक होता है तो फिर डॉक्टर बुला लेंगे। ध्यान रखिए आप उनका, कुछ चाहिए होगा तो हमें बताइएगा। जी ज़रूर, अरण्य ने कहा और फिर स्टडी रूम में बैठकर अपना काम करने लगा। ताई जी ताऊ जी के पास बैठी थी, उनके बहुत कहने पर उन्होंने मुश्किल से आधा ग्लास से कम ही जूस पिया था, उसके बाद भी उन्हें वोमिटिंग हो चुकी थी। शिखा, हमें आपसे बहुत कुछ ज़रूरी बात कहनी है, ताऊ जी ने कहा। जी कहिए। हमें नहीं लगता कि अब हमारे पास वक्त है, हमने जो कमाया है इस ज़िंदगी में वो अब हमारे किसी काम का नहीं। आर्या बिटिया की वजह से हमें ये परिवार भी वापस मिला है जो इतने मन से हमारे साथ है। हमारे जाने के बाद ये लोग आपका साथ देंगे। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जी, आपको इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा, ताई जी ने कहा। नहीं शिखा, सच को जितनी जल्दी अपना लिया जाए वही ठीक रहता है। हमने अपनी सारी संपत्ति, गांव की भी ज़मीन खेत सब कुछ अरण्य के नाम करने का सोचा था और उसके पेपर्स भी आ चुके हैं।
हमारे अभी देने पर वो मना करेंगे, पर हमारे जाने के बाद आप उन्हें सब सौंप दीजिएगा। इन सब पर उनका ही हक है, वही है हमारे असली वारिस। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा और शरीर काफ़ी कमज़ोर हो चुका था उनका। उनकी बात सुनकर ताई जी ने अपनी आंखों की नमी को रगड़कर साफ किया और सिर हिलाया। अपनी बात कहने के बाद उनकी सांसें तेज होने लगी थी, जो देखकर ताई जी चिल्ला उठी थी और सारा घर उनके रूम में इकट्ठा हो चुका था। ताऊ जी क्या हुआ है आपको? अरण्य उनके सीने पर हाथ रगड़ते हुए बोल रहा था। ताई जी उनके पैर रगड़ रही थी। उर्मिला जी और महिमा जी भी वहीं परेशान सी खड़ी थी और आर्या उनकी धीमी पड़ती नब्ज को देखने लगी थी। हमें हमें माफ़ कर दीजिएगा। सदा खुश रहिए आप लोग। अंतिम शब्द यही निकले थे उनके मुंह से और उनकी आंखें सदा के लिए बंद हो चुकी थी। आर्या कांप सी गई थी उनकी मौत देखकर। उसे अपने पापा की याद आने लगी थी। सबकी आंखों में आंसू थे। अरण्य ने खुद को संभाल रखा था। ताई जी बिलख रही थी। अरण्य ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया और उन्हें शांत कराने लगा। उर्मिला जी ने रोते हुए ही अंकेश जी और राकेश जी को कॉल कर दिया था। यार आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, इससे मेरी हालत का अंदाज़ा लग रहा होगा। आप लोगों के इतने सारे कमेंट आए कि मुझे ये पार्ट आप लोगों के लिए बनाना पड़ा। अब मैं अपनी इतनी हालत ख़राब होने के बावजूद भी अगर आप लोगों के लिए इतना एफर्ट डालकर पार्ट तैयार कर रही हूँ तो प्लीज़ यार कमेंट में और लाइक में कंजूसी बिल्कुल मत करिए। अपना दिल खोल कर वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है। कल का पार्ट अगर आप लोगों को जल्दी देखना है तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।